हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आज के वीडियो में हम 3-4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको क्वेश्चंस सीईटी में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड्स में भी पूछने की प्रोबेबिलिटी काफी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा जो लाइव बैच है एमएचटी सीईटी और एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी के लिए, उसका क्रैश कोर्स वाला जो बैच है वरदान बैच 3.0, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक वरदान बैच चेकआउट नहीं किया है, जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक को चेक करो, आपको वरदान बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इस टॉपिक में क्या बोला गया है, रेगुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। जब भी आप किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने का ट्राई करते हो, उस वर्ड को हम बोलते हैं रेगुलेशन। जैसे फैन की जो स्पीड होती है वो हम फैन के रेगुलेटर की मदद से कंट्रोल करते हैं, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। वैसे ही कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होना चाहिए, कौन सा प्रोटीन कब बनना चाहिए, हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं और इस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को बोलते हैं रेगुलेशन करना। तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम जब भी जीन एक्सप्रेशन करते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रोटीन मिलती है, लेकिन अगर मुझे कोई प्रोटीन का प्रोडक्शन स्टॉप करना है तो मैं उसको अलग अलग तरीके से रेगुलेट कर सकती हूँ। यूकैरियोट्स में जीन्स को रेगुलेट करने के 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। आपको ये बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं और सीईटी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑड वन आउट स्टेटमेंट। तो हम 4 अलग अलग तरीके से कैसे अपना जीन एक्सप्रेशन रोक सकते हैं। समझो ये हमारा डीएनए है। अभी अगर मुझे प्रोटीन नहीं बनाना है तो मैं एमआरएनए बनाना स्टॉप कर दूंगी, यानी कि मैं ट्रांसक्रिप्शन होने से रोक दूंगी। यानी कि हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, यानी एमआरएनए बनाओ ही मत। समझो आपने एमआरएनए बना दिया तो अब इसका प्रोसेसिंग मत करो। अगर आप प्रोसेसिंग नहीं करोगे तो आगे आपका प्रोसेस कंटिन्यू होगा ही नहीं। तो हम इसका प्रोसेसिंग लेवल पे भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अब समझो आपने इस एमआरएनए का प्रोसेसिंग भी कर दिया और आपको प्रॉपर मतलब ये जो एचएनआरएनए मिला है, आपने इसका प्रोसेसिंग कर दिया और अब आपको एमआरएनए मिला। तो अब इस एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर मत जाने दो, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए तो इसको न्यूक्लियस के बाहर आना ही पड़ेगा। तो हम इसका ट्रांसपोर्ट रोक सकते हैं। और अगर समझो कि अगर ये न्यूक्लियस के बाहर आ भी गया तो इसको राइबोसोम्स के पास मत जाने दो, यानी कि इसका ट्रांसलेशन होने से पहले इसको स्टॉप कर दो। तो हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते हैं, प्रोसेसिंग लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं, और एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आता है उस टाइम पे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, और या तो फिर ट्रांसलेशन लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ क्या बोला गया है कि हमारे जो डीएनए है, डीएनए के पास जो जीन्स होती है, हर एक जीन का कुछ ना कुछ अलग फंक्शन होता है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज का। एक छोटा सा बैक्टीरिया है। हर एक साइंटिस्ट को ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस करता है और ई कोलाई बैक्टीरिया की ज्यादा डिमांड्स नहीं है, वो सिर्फ ग्लूकोज खा के जिंदा रह लेता है। तो अब अगर अचानक से मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज की जगह लैक्टोज दे दिया तो अब उसके पास लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है, तो उसको वो नया एंजाइम बनाना पड़ेगा। तो एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये एंजाइम ई कोलाई में बनता है जब हम ई कोलाई को लैक्टोज देते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप ई कोलाई को लैक्टोज दोगे, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा, वो ये एंजाइम बनाएगा और इसको ब्रेक डाउन करेगा, लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करके गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाएगा और फिर इसमें से ये ग्लूकोज को यूज करेगा। अब ध्यान से सुनो, ई कोलाई बैक्टीरिया को हम हमेशा लैक्टोज नहीं देते हैं, इसीलिए ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो हमेशा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनाता। जब आप ई कोलाई को लैक्टोज शुगर दोगे, सिर्फ तभी ई कोलाई अपना जीन्स एक्सप्रेस करेगा और लैक्टोज शुगर ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम बनाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म इज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब क्या बोला गया है, जब हमारा फीटस डेवलप होता है तो हमारे जो फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स आपस में से चिपके हुए होते हैं, इनके बीच में जब अपोप्टोसिस होता है, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब हमारे टिश्यूज का डेथ होता है, तो ये जो फिंगर के डिजिट्स है, ये फिंगर के डिजिट्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ हमारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ अपने बॉडी का फंक्शन कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जब एडजस्टमेंट दिखाता है, तो ऐसे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको रोज रोज लैक्टोज खाने नहीं मिलता, लेकिन जब उनको लैक्टोज मिलता है तो वो उसका अडेप्टेशन करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। मतलब आपने उस बैक्टीरिया को क्या खाने के लिए दिया है उसके बेसिस पे
वो एंजाइम्स बनाते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया एंजाइम्स बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट। तो रोज रोज इकोलाई बैक्टीरिया ये एंजाइम नहीं बनाएगा, जब हम उसको लैक्टोज खाने देंगे सिर्फ तभी वो ये एंजाइम बनाएगा। तो जब आप उसको लैक्टोज खाने दे रहे हो यानी कि आप उसकी बॉडी में लैक्टोज इंड्यूस कर रहे हो, तो इस टाइप के एंजाइम्स को बोलते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम्स, और इस टाइप के पाथवे को बोलते हैं इंड्यूसिबल पाथवे। और यहाँ पर आप जो लैक्टोज डाल रहे हो उस लैक्टोज को बोलेंगे इंड्यूसर मॉलिक्यूल। ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल जब आप इकोलाई बैक्टीरिया को दोगे तो ही वो एंजाइम्स बनाएगा, अदरवाइज वो एंजाइम नहीं बनाएगा, क्योंकि इकोलाई को रोज रोज लैक्टोज खाने की आदत नहीं है, इकोलाई को रोज ग्लूकोज खाने की आदत है, तो उसके पास ग्लूकोज वाले एंजाइम्स है, लैक्टोज वाले एंजाइम्स नहीं है। तो जब आपके जीन्स आपको एक्सप्रेस करने होते हैं तो दैट पाथवे इज नोन एज इंड्यूसिबल पाथवे। अब यहाँ पर आपको एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया गया है। सबसे पहली बात तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, फ्रांसिस जेकब, मतलब फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक्विस मोनार्ड। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर आपको ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। ओपेरॉन वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, जब बहुत सारे जीन्स मिलकर कोई एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं। Synthesis of enzymes is controlled by long segment of DNA known as operon। मतलब बेसिकली बहुत सारे जीन्स मिलकर जब एक साथ कोई एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं तो उन ग्रुप ऑफ जीन्स को हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यहाँ पर सेम इकोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया है। इकोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज खाने की आदत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको लैक्टोज दोगे तो इकोलाई बैक्टीरिया 3 एंजाइम्स बनाएगा उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। वो 3 एंजाइम्स कौन से हैं, बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएस एंड ट्रांस एसिटाइलेज। अब गैलेक्टोसिडेज का काम है लैक्टोज को तोड़ना, लेकिन लैक्टोज तोड़ने से पहले लैक्टोज को सेल के अंदर खींचना पड़ता है। तो लैक्टोज को सेल के अंदर खींचने के लिए परमिएज एंजाइम होता है, और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये बस फंक्शनल ग्रुप्स को ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 3 एंजाइम्स मुझे बनाने हैं, ये 3 एंजाइम्स मुझे कहाँ से बनाने हैं, मेरे डीएनए से। ये मेरा डीएनए है, इस डीएनए के पास 3 अलग अलग जीन्स है, इन 3 जीन से 3 एमआरएनए बनेंगे, और ये 3 एमआरएनए से मुझे 3 अलग अलग एंजाइम्स मिलेगी। समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जीन्स एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मुझे यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम लाना पड़ेगा। ये जो प्रमोटर रीजन है, ये प्रमोटर रीजन के पास जब पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तभी आपका आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा। लेकिन पॉलीमरेज एंजाइम आने से पहले अगर ये प्रमोटर रीजन ब्लॉक हो गया तो आपका आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब हमको ई कोलाई के लिए 3 एंजाइम्स बनाना है तो ई कोलाई के पास 3 अलग अलग जीन्स कौन से हैं, जीन Z, जीन Y, जीन A। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, आप इसको उल्टा पुल्टा याद नहीं रख सकते, पहले Z आएगा फिर Y आएगा फिर A आएगा। तो ये 3 जीन्स प्रेजेंट है। इन 3 जीन्स को कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटर रीजन एंड रिप्रेसर प्रोटीन। यानी कि ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर अपने ऑपरेटर रीजन से आके ब्लॉक हो गई तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस कंट्रोल करने वाला है वो रिप्रेसर प्रोटीन कंट्रोल करने वाला है और ऑपरेटर रीजन आपका काम कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, नाउ द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स कि हमारा प्रोसेस ऑन है या ऑफ है, मतलब ऑपरेटर रीजन अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, हमारे एंजाइम्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये देखो यहाँ पे ऑपरेटर रीजन ब्लॉक है यानी कि ये प्रोसेस ऑफ है, और यहाँ पर ऑपरेटर रीजन ओपन है, यहाँ पर वो ब्लॉक नहीं है, यानी कि ये प्रोसेस जो है ये स्विच ऑन है। तो ऑपरेटर रीजन स्विच ऑफ है या स्विच ऑन है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, हमारे एंजाइम्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर प्रोसेस स्विच ऑन हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और एमआरएनए बनाएगा। अगर एक एमआरएनए बनता है तो मोनोसिस्ट्रॉन, अगर बहुत सारे एमआरएनए बनते हैं तो पॉलीसिस्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमको 3 एमआरएनए मिलने वाले हैं क्योंकि 3 अलग अलग एंजाइम्स बनने वाली है। सो दिस इज योर पॉलीसिस्ट्रॉनिक डीएनए। अब ध्यान से देखो लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में होता क्या है, स्विच ऑन करना मतलब क्या होता है, स्विच ऑन या स्विच ऑफ, ये सब किस पे डिपेंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन पे। ये वाली जो प्रोटीन है इस पे डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेटर रीजन स्विच ऑन होगा कि स्विच ऑफ होगा। अगर वो स्विच ऑन हुआ तो प्रोसेस कंप्लीट होगा, स्विच ऑफ हुआ तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो लैक्टोज को ही हम लैक ओपेरॉन बोलते हैं। ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, मतलब ये रोज रोज काम नहीं करता, जब लैक्टोज देंगे सिर्फ तभी ये ओपेरॉन ऑन होता है। तो द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन व्हेन इंड्यूसर लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम। मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लैक्टोज के जैसे दिखने वाला एक एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल लेकर आते हैं, लैक्टोज के जैसे दिखने वाला एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल थोड़े टाइम के लिए रिप्रेसर प्रोटीन को गुमराह कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो जब ये एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा और अपना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। और अगर
आपको लैक्टोज नहीं चाहिए, हमारे पास अगर ग्लूकोज है तो हमको इतना सब मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला आपको, जब ई कोलाई बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं होता, उसको लैक्टोज शुगर जब हम देते हैं तो ये पाथवे होता है। लेकिन जब हमारे ई कोलाई के पास ग्लूकोज है तो फिर आपका रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन को ब्लॉक रखेगा। अगर इसके पास ग्लूकोज नहीं है तो फिर हमको ये प्रोसेस ऑन करना पड़ेगा। लैक्टोज शुगर अगर है तो इसके लिए हमको ये प्रोसेस ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रेगुलेटरी जीन क्या करता है, ये रेगुलेटरी जीन प्रमोटर रीजन के जस्ट पहले प्रेजेंट होता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। प्रमोटर जीन क्या करता है, प्रमोटर जीन के पास आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, पी फॉर प्रमोटर, पी फॉर पॉलीमरेज। तो यहाँ पर आपका पॉलीमरेज आके बाइंड तो हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आता है ऑपरेटर जीन। अगर ये ऑपरेटर जीन ब्लॉक हुआ, ध्यान से सुनो, अगर आपका ऑपरेटर जीन ब्लॉक हुआ, ये वाला ऑपरेटर जीन जो आपके प्रमोटर के बाद प्रेजेंट है, ये अगर ब्लॉक हुआ तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, देयर विल बी नो एमआरएनए। लेकिन अगर ऑपरेटर रीजन ओपन हुआ तो आगे एमआरएनए होगा और आपको जो जो एंजाइम्स चाहिए थी वो सारी एंजाइम्स आपको मिल जाएंगे। चौथा होता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन मतलब ये जो तीन जीन्स है, जीन Z, जीन Y, जीन A, इनका ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। सो दीज आर अवर स्ट्रक्चरल जीन्स। और लास्ट में आता है इंड्यूसर। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना आपको बोर्ड्स में पूछा गया था एमसीक्यू के फॉर्म में, और ये सीईटी में भी पूछा जाता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो इंड्यूसर जो है यानी लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है, ये पहले से हमारे ओपेरॉन में नहीं होता है, क्योंकि रोज रोज थोड़ी ना तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज खाने के लिए देते हैं। ये मॉलिक्यूल कभी तो आता है, कभी तो आप ई कोलाई को लैक्टोज देते हो खाने। सो इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ओपेरॉन, लेकिन इसका काम होता है कि थोड़े टाइम के लिए अपने रिप्रेसर प्रोटीन को गुमराह कर देना, दैट इज द वर्क ऑफ लैक्टोज। और फिर आपका जो एंजाइम्स बनेगा, ये एंजाइम्स एक्चुअल लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर कौन से जीन का क्या फंक्शन है आपको वही दिया गया है कि कौन सा जीन कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका क्या काम होता है। अब ये चीज मत भूलना कि कौन से जीन से कौन सा एंजाइम बनता है। लैक Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, दिस इज वन। लैक Y से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, और लैक A से, A फॉर एसिटाइलेज, तो इससे बनता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये तीन जीन्स हैं जिनसे तीन अलग अलग एंजाइम्स मिलते हैं। तीनों एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा इट विल ब्रेक डाउन लैक्टोज शुगर, ये जो परमिएज एंजाइम बनाएगा इट विल अलाउ एंट्री ऑफ लैक्टोज शुगर, और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज जीन है ये स्ट्रक्चर को बैलेंस करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में। अब यहाँ पर देखो लैक्टोज मॉलिक्यूल का काम क्या है। लैक्टोज मॉलिक्यूल्स जब सेल के अंदर आते हैं परमिएज एंजाइम की मदद से, तो हमारा प्रोसेस स्विच ऑन होता है, ठीक है। So a small amount of enzyme is present, permease enzyme is present even when the process is switch off. तो जैसे ही थोड़ा सा लैक्टोज मॉलिक्यूल अंदर आएगा, ये रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और आपका जो प्रोसेस है वो स्विच ऑन हो जाएगा। आपके जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये तीनों एंजाइम्स बना देंगे और फिर जो लैक्टोज है ये खुद का ही ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेगा। मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करता है लैक्टोज। पहले तो ये खुद सेल के अंदर आता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाता है ताकि यहाँ पे तीन एंजाइम्स बन जाए, और जैसे ये तीन एंजाइम्स बन जाएंगे ये इसी लैक्टोज को मारना स्टार्ट कर देंगे। और एक बार आपका लैक्टोज ब्रेक डाउन हो गया, जब लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जब आपके ई कोलाई के पास बहुत सारा ग्लूकोज हो जाता है तो वापस से आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन खुल जाता है, ये ऑपरेटर रीजन के पास जाके ब्लॉक हो जाता है और आगे का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। सो जब ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑपरेटर रीजन फिर से ब्लॉक हो जाएगा, एक बार फिर से ये प्रोसेस इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक यानी प्रोसेस स्टार्ट कराना, नेगेटिव फीडबैक यानी प्रोसेस स्टॉप कराना। यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जीनोमिक्स। अब इसके ऊपर भी आपको सीईटी क्वेश्चन पूछा जाता है। जीनोम, ये वर्ड हमको किसने दिया था, एच विंकलर ने दिया था। जीनोम मतलब क्या होता है, टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म में टोटल कितने क्रोमोसोम्स है उसका जब आप कैलकुलेशन करते हो उसको बोलते हैं जीनोम। और जीनोमिक्स ये वर्ड किसने दिया था, टीएच रॉड्रिक्स ने दिया था। यहाँ पर हम जीनोम की स्टडी करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ जीनोम। यहाँ पर आप जीन का सीक्वेंसिंग पढ़ोगे, मैपिंग पढ़ोगे, उसका फंक्शंस पढ़ोगे, तो दैट इज जीनोमिक्स। अभी बहुत सारे साल हो गए हैं और बहुत सालों में हमने बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जीनोमिक्स को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। जीनोमिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स। स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स मतलब क्या होता है, आप ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोसोम है उसका जो जीन है उस जीन का लोकेशन स्टडी करते हो कि कहाँ पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट है और कहाँ पे क्या
मतलब कौन सा एनालिसिस करना है। और फंक्शनल जीनोमिक्स में हम क्या देखते हैं कि कौन से जीन का क्या फंक्शन है, कौन से जीन से प्रोटीन बनेगा, कौन से जीन से प्रोटीन नहीं बनेगा, कौन से जीन से फैट मेटाबॉलिज्म होगा, कौन से जीन से फैट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो दैट इज फंक्शनल जीनोमिक्स। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ जीनोमिक्स की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, बहुत सारे अलग अलग जगह पर इसका एप्लीकेशन हमें देखने मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए, 2 मार्क्स के लिए आपको ये शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। जीनोमिक्स एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, न्यू वैरायटी के क्रॉप्स डिस्कवर करने के लिए ये जीनोमिक्स यूज किया जाता है। फॉरेंसिक एनालिसिस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टेक्निक में जीनोमिक्स यूज किया जाता है जीन थेरेपी और प्रोटीन और थेराप्यूटिक्स और एंजाइम्स वगैरह ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम नेचर। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोजेक्ट बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज ने मिलकर कंप्लीट किया था। दिस प्रोजेक्ट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो यहाँ पर जिन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ये वो कंट्रीज हैं। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 में और प्रोजेक्ट खत्म हुआ 2003 में। अब ये बहुत ही बड़ा मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था? ऐसे थोड़ी ना तो साइंटिस्ट लोगों के पास पैसा आ गया तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट कर लिया। इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बेसिक गोल्स और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमको ह्यूमंस का पूरा डीएनए, पूरा का पूरा जीनोम मैप करना है। मैप करना यानी स्टडी करना है और फिर उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटाबेसेस, अलग अलग डिवाइसेस बनाने हैं। इसकी वजह से ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो फील्ड है वो फील्ड स्टार्ट हुई हमारे कंट्री में। ठीक है, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स बनाने हैं डेटा को स्टोर करने और एनालाइज करने के लिए, और फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग कंपनीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करना है। और उसके साथ साथ लीगल और एथिकल चीजों का भी ध्यान रखना है कि ये डेटा लीक नहीं होना चाहिए, पब्लिक मिसयूज ना कर सके इसका। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से ही न्यू फील्ड स्टार्ट हुआ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्चर्स को एक अलग अलग नया अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे रिसर्चर्स को पता चलता गया कि कौन से जीन के वजह से कौन सा प्रोटीन बनता है, वैसे वैसे हमने लाइफ साइंस और मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्कवरी की है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वजह से ही पता चला हमें दैट एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स मेक अप द ह्यूमन जीनोम। यानी कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो हमारे पास एग्जैक्टली कितने बेस पेयर्स है? 3 बिलियन बेस पेयर्स है। और उसमें से 33 जीन्स हमने एस्टिमेट कर लिए हैं। एस्टिमेट करना यानी कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा जो 3 बिलियन बेस पेयर्स है, ये 3 बिलियन बेस पेयर्स से मिलके 33 जीन्स बनते हैं। मतलब देखो, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, तो ऐसे 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। अब ये मेरा डीएनए है, ठीक है, तो ये मेरा एक जीन है। अब इस एक जीन में 100 बेस पेयर्स भी हो सकते हैं या 1000 बेस पेयर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे हमने सिर्फ ह्यूमन का नहीं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जीनोम सीक्वेंसिंग किया है। दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ये पूरा टेबल आपको लर्न करना है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ह्यूमंस के साथ साथ हमने और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का जीनोम स्टडी किया ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सके। वो होता है ना, शर्मा जी का बेटा, मिश्रा जी की बेटी, ये आगे जा रही है, ये पीछे जा रहा है, ऐसे कंपैरिजन करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वैसे यहाँ पर ई कोलाई, माउस, ह्यूमंस और बैक्टीरिया, ड्रोसोफिला, सबका कंपैरिजन किया ताकि हमको अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस पता चल सके कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितना जीनोम है और किसके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है। और यही चीज मतलब आपको और ज्यादा आगे समझने में हेल्प करेगी जितना ज्यादा हम ह्यूमन जीनोम के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में क्या बताया गया है? सबसे पहली बात तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने स्टार्ट की थी? एलेक्स जेफरी। किसने स्टार्ट की थी? द टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी इन 1984। अब इसमें क्या बोला गया है? देखो, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब अंगूठे का छापा लेना। अंगूठे के छापा को सिर्फ फिंगरप्रिंट बोलते हैं, ये डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट में बेसिकली आप जीन सीक्वेंसेस पता करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा डीएनए है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका डीएनए है। अभी मेरे डीएनए और आपके डीएनए में 99.9% सिमिलैरिटी है। अबाउट 99.9% सीक्वेंसेस इन ऑल पर्सन इज सेम। उसमें से सिर्फ जो छोटे से सीक्वेंस है जो अलग है वो आपके और मेरे डीएनए में अलग है। फॉर एग्जांपल मेरा डीएनए बना है ए टी टी जी सी सी ए टी से, ओके, और आपका डीएनए बना है ए, दूसरा कलर यूज करती हूँ, जी ए सी सी टी ए जी टीसी। तो अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा वाला जो डीएनए है उसका ये वाला सीक्वेंस और आपका जो डीएनए है उसका ये वाला सीक्वेंस, हम दोनों का सिर्फ ये सीक्वेंस अलग अलग है, बाकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है।
तो हमको यही पता करना होता है कि मेरे डीएनए और आपके डीएनए में कौन सा सीक्वेंस सेम है और कौन सा सीक्वेंस अलग है। अगर कहीं पर मर्डर हुआ है और वहां पर मेरा ब्लड सैंपल गिरा है और मैं ही मर्डरर हूँ, तो वहां के ब्लड सैंपल का डीएनए और मेरा डीएनए मैच करेंगे। अगर दोनों का डीएनए मैच हुआ यानी कि मैं ही वो मर्डरर हूँ, तो हम यही सीक्वेंस पता करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि आप डीएनए का सीक्वेंस पता करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो स्मॉल सीक्वेंसेस हैं, जिन स्मॉल सीक्वेंस की वजह से आपका और मेरा डीएनए अलग है, इस स्मॉल सीक्वेंस को बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। टैंडम मतलब क्या होता है? शॉर्ट, मतलब ये छोटा छोटा जो सीक्वेंस है, देखो ना 7-8 बेस पेयर्स का ही सीक्वेंस है। तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये यूजुअली 20 to 100 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के होते हैं। मतलब ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, कम से कम 20 न्यूक्लियोटाइड होगा और ज्यादा से ज्यादा 100 होगा। अब इधर मैंने 7-8 लिखा है, बट एक्चुअली मिनिमम 20 होता है और ज्यादा से ज्यादा 100 होता है, 100 के ऊपर नहीं जाता है। और यही सीक्वेंस आपके डीएनए में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। अब ये जो लेंथ होती है ये हर एक इंडिविजुअल में अलग हो सकती है। समझो मेरा जो VNTR है, मतलब मेरा जो यूनिक सीक्वेंस है, यूनिक कोडवर्ड है, मेरा यूनिक कोडवर्ड 25 लेटर्स का है, 25 सीक्वेंसेस का है, और आपका यूनिक लेटर 26 सीक्वेंसेस का है। तो ये हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है और इसी को बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए देखो यहाँ पर आप पूरा जेनेटिक मेकअप वगैरह सब स्टडी करते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है? सबसे पहला तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब जहां से आपको सैंपल मिल रहा है आप उस सैंपल को सेपरेट करोगे, इस सैंपल में से आप डीएनए सेपरेट करोगे। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में हम क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप सब लोगों को कॉलेज में कराया गया है। हम जो भी टिश्यू है या ब्लड सैंपल है उसमें से डीएनए रिमूव करते हैं। अब ये जो डीएनए हमने रिमूव किया है इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ कट करेंगे। देखो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने कट किया, जैसे ही मैं इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करूंगी मुझे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। जब आप इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो तो यहाँ पे जो आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया इसीलिए मुझे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मिले, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। और ये जो फ्रेगमेंट है अलग अलग लेंथ के हैं। अभी मैंने ये डीएनए को कट किया ना, तो मुझे समझो एक छोटा टुकड़ा मिला, एक बड़ा टुकड़ा मिला, एक इतना सा मिला, एक इतना सा मिला, एक इतना सा मिला। अभी इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है, सबकी साइज अलग अलग है। तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से जो टुकड़ा मिला है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ अलग अलग शेप की है। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है, ये सारे एंजाइम फ्रेगमेंट्स की लेंथ अलग अलग है। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अलग अलग RFLP बनाया। अब हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, यानी कि हर एक सैंपल को मुझे जितना भी डीएनए मिला है, मतलब ये जो मैंने डीएनए को कट किया, मैं हर एक टुकड़े को इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके मुझे हर एक डीएनए का सीक्वेंस पता चलेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे हर एक सैंपल का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो मुझे हर एक का सीक्वेंस पता चला। अब सीक्वेंस पता करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में आपने पढ़ा है या आगे पढ़ोगे कि आपके पास ना एक जेल होता है, उस जेल में आप इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हो। जब आप इस जेल में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हो तो आपका जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, ये अपना ऐसा एक चेम्बर रहता है, यहाँ पे हम छोटा छोटा खड्डा करते हैं, इस खड्डे में अपना डीएनए सैंपल डालते हैं, ऐसे पिपेट की मदद से डीएनए सैंपल डालते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने नेगेटिव डीएनए डाला है, ठीक है, और यहाँ पर जो हम बैटरी लगाते हैं वो नेगेटिव वाला एनोड होता है, नेगेटिव एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव एनोड क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं हम इधर पे। क्या लगाते हैं हम यहाँ पर? नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर हमने पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड लगा के रखा है। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक करंट को चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट चालू करने की वजह से अंदर जो नेगेटिव चार्ज डीएनए है, ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव बैटरी की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की मदद से, यानी फ्लो ऑफ आयंस की मदद से आप डीएनए को सेपरेट कर रहे हो। इस टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ हम फ्लो ऑफ आयंस की मदद से, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस की मदद से डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है ये पॉजिटिव पोल की तरफ भागता है। अब ये कितनी स्पीड से भागेगा ये डिपेंड करता है डीएनए की लेंथ के ऊपर। अगर डीएनए बहुत ज्यादा हैवी है, बड़ा टुकड़ा है, तो वो धीरे धीरे आगे जाएगा, धीरे धीरे सेपरेट होगा। लेकिन अगर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है तो वो जल्दी जल्दी आगे भाग जाएगा और जल्दी जल्दी अपनी लेंथ कंप्लीट कर देगा। तो इसके वजह से हमको देखने को मिलते हैं बैंड्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्प्लिट्स इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड बाय अल्कली ट्रीटमेंट। अब इधर पे क्या होगा, जब आपका ये डीएनए आगे जा रहा है तो ये जो बैंड्स बन रहे हैं इनको डीएनए बैंड्स बोलते हैं। अब आप इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर में सॉल्ट सोल्यूशन डालते हो। जब आप इसमें सॉल्ट सोल्यूशन डालते हो तो आपका जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्प्लिट हो जाता है और ये बन जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए।
तो अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अवेलेबल है। अब हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का करेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करता है, आपने जिस जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है उसके ऊपर आप एक नाइट्रोसेलुलोज का पेपर रखते हो और इस जेल को अच्छे से दबा देते हो। ये देखो, मैंने इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज पेपर रखा और अब मैं इसके ऊपर पेपर रखूंगी, टॉवल रखूंगी और इसको 8-10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो दूसरे दिन जब मैं इसको चेक करूंगी, ये जेल के ऊपर मैंने जो पेपर रखा था और उस पेपर को मैंने अच्छे से दबा दिया। अब जब 10 घंटे के बाद मैं इस पेपर को उठाऊंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा, मेरे जितने भी डीएनए बैंड्स थे वो सारे उस पेपर पे आ गए। और अब इस पेपर को लेकर मैं एक रेडियो एक्टिव चेम्बर में डालूंगी। ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर सदर्न ब्लॉटिंग किया, यानी कि जो हमारा डीएनए था उसको मैंने नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर कर दिया, एक रात के लिए छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मुझे पेपर मिला है इस पेपर को लेकर मैं रेडियो एक्टिव प्रोब्स के साथ मिक्स करूंगी। सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, मतलब मेरा ऐसा एक चेम्बर है, इस चेम्बर में मैंने अपना पेपर डाला है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर डाला है और इस पेपर के ऊपर ऐसे डीएनए बैंड्स है। अब मुझे पता नहीं है ना कि ये वाला बैंड कौन सा है, ये वाला बैंड कौन सा है, मुझे नहीं पता ये ए है कि टी है, क्या है पता नहीं। तो अब मैं क्या करूंगी, ये सारे के सारे बैंड सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सारे के सारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो मैं इसमें ना कुछ रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालने वाली हूँ, मतलब मैं इसमें रेडियो एक्टिव ए डालूंगी, रेडियो एक्टिव टी डालूंगी, रेडियो एक्टिव जी डालूंगी। मैं इस चेम्बर में ऐसे अलग अलग रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालने वाली हूँ। अब क्या होगा कि मेरा यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड बैंड है, समझो यहाँ पर अगर ए है तो ये ए इस टी के साथ बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर अगर जी है तो वो सी के साथ बाइंड हो जाएगा। अब इस पेपर को मैं थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर ही छोड़ दूंगी ताकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसके साथ पेयर बना सके, रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ पेयर बना सके। मतलब मैंने उसका पार्टनर अंदर डाला है पर उस पार्टनर के ऊपर मैंने रेडियो एक्टिव लेबल डाला है ताकि जब मैं इसका यूवी फोटो निकालू, एक्सरे के नीचे जब इसकी फोटो निकालू तो मुझे दिख के आना चाहिए कि मेरा डीएनए का सीक्वेंस क्या है। तो मैंने क्या किया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीएनए प्रोब के साथ मिक्स कर दिया। अब ये ऑर्गेनिज्म अपना नया डीएनए बनाएगा, मतलब ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है। देखो ये जो मेरा पेपर है ना, इसके ऊपर ये जो डीएनए है मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है, ये ए वाला है कि टी वाला है कि जी है कि सी है, मतलब कौन सा सीक्वेंस है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर समझो कोई एक्स सीक्वेंस है और इस एक्स का पार्टनर है वाई, तो मैंने वाई वाला पार्टनर ऑलरेडी अंदर डाल के रखा है। जब ये एक्स वाई के साथ पार्टनरशिप करेगा तो ये वाई वाला जो पार्टनर है ये रेडियो एक्टिव है, मैंने इसके ऊपर रेडियो एक्टिव लेबल लगाया है। तो जब मैं इस पेपर को लेके एक्सरे के नीचे डालूंगी तो ये पेपर मुझे चमक के दिखेगा। तो ये वाला जो है दिस इज सी, और सी किसके साथ बाइंड करता है, जी के साथ बाइंड करता है। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डीएनए में जी था क्योंकि वो सी के साथ बाइंड हुआ। तो हमको यही पता करना है कि हमारा सीक्वेंस क्या है। तो यहाँ पर हम उसको आइसोलेशन हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए छोड़ देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, आपका जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये रेडियो एक्टिव प्रोब के साथ पेयर बनाता है, तो आपको मिलता है डीएनए डीएनए हाइब्रिड, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बाइंड विथ रेडियो एक्टिव डीएनए ऑन द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। और फिर थोड़ा टाइम ऐसा करने के बाद अब आप एक्स्ट्रा लिक्विड फेंक दो, सिर्फ वो पेपर बाहर निकाल लो और अब आप उस पेपर को यूवी लाइट के नीचे रख के फोटोग्राफी करो, तो आपको आपका डीएनए का सीक्वेंस पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका डीएनए का सीक्वेंस क्या है। और फिर इसी सीक्वेंस को आप दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हो। ये देखो मैंने रेडियो एक्टिव प्रोब्स डाल दिए, देखो हमने इसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स डाल दिए। अब ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स अपने अपने कंपैटिबल पार्टनर के साथ जाके पार्टनरशिप करेंगे और आपको आपका डीएनए का बैंड पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में कि अगर किसी का रेप हुआ है तो ये किसका स्पर्म है, किसने रेप किया है। अगर किसी का बच्चा खो गया था या बायोलॉजिकल फादर नहीं पता कि कौन है इस बच्चे का बाप, तो उस केस में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। और हम अपना पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए कि हमारे पूर्वज कौन है, हम वो कंपैरिजन करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में तो क्राइम केसेस में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड यूज किया जाता है। अब देखो ये लड़की है, इसके साथ क्राइम हुआ है और क्राइम सीन पे मुझे ये सैंपल मिला है। अभी ये ब्लड इस लड़की का नहीं है, तो ये ब्लड डेफिनेटली उस क्रिमिनल का है जिसने इस लड़की को मारा होगा। तो ये लड़की का डीएनए सीक्वेंस है, ये मेरे क्रिमिनल का डीएनए सीक्वेंस है। अब इतना बच्चे जैसा क्वेश्चन है ये कि ये जिसका डीएनए है वही क्रिमिनल है और आपको इन 3 लोगों पे शक है, तो नीचे बताओ कि कौन है जो हमारा क्रिमिनल है, किसने इस लड़की को मारा है, किसके साथ इसका डीएनए मैच कर रहा है, चेक करो और वही आपका क्रिमिनल है। तो ये था अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर। मैंने इस चैप्टर को जितना हो सके उतना डिटेल बट शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराऊं, तो वैसे ही लेक्चर्स हमारे क्रैश कोर्स में कंडक्ट किए जाते हैं। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का ऐसा बोलना है कि वरदान बैच 3.0 उनके लिए बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराते हैं, और 3-4 हजार एमसीक्यूज तो आपको मॉक टेस्ट में ही मिल जाते हैं। तो आपको अलग से मॉक टेस्ट करने की, परचेस करने की जरूरत नहीं है ना। मॉक टेस्ट खरीदने जाओगे 500-600 रुपए का, उससे अच्छा 1000 रुपए का वरदान बैच खरीद लो। आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। और अगर आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना है तो मत करो। 1000 एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी फ्री में दिए हुए हैं। आप 1000 एमसीक्यूज जो फ्री में दिए हैं वो जाके प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐप इंस्टॉल करके उसको चेक करो, आपको बहुत सारा फ्री का माल मिलेगा। अब बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो एम्स है वो आपको 2022 में पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन 2022 में पूछा गया है। फिर 2024 में वापस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स पूछे गए हैं। इसका करेक्ट सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर उसके बाद होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसको सेपरेट करना, और लास्ट में सडन ब्लॉटिंग करना। तो ये उसके स्टेप्स आएंगे, बस आपको सीधा ऊपर करना था। कौन सा ऐसा पार्ट है जो लैक ओपेरॉन का पार्ट नहीं है? मैंने आपको बोला था ना, इंड्यूसर लैक ओपेरॉन के अंदर नहीं आता है, क्योंकि इंड्यूसर मतलब लैक्टोज शुगर, ये थोड़ी ना तो रोज रोज लैक ओपेरॉन में जाता है, इकोलाई में जाता है। ये तो हम कभी कभी डालते हैं। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ओपेरॉन। हो गया। सो हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर्स पढ़कर मेरे साथ मजा आया होगा। 4 चैप्टर्स अपने कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। मैं वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, उतना जल्दी मैं आपके लिए मटेरियल लेकर आऊंगी। तो आई विल सी यू सून। तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और पढ़ाई चालू रखो। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू।